In this video, I will discuss with you the secondary active transport. Secondary active transport में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि वो फेवरेबल होती है, और दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो दोनों का मूवमेंट जो है वो कपल हो जाता है। कपल मतलब दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। एक मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है? एक मॉलिक्यूल मूव करता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसे कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि इट मूव्स फ्रॉम द लो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू द लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। और इस डाउनहिल मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होती है। जो डाउनहिल मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल की अपहिल मूवमेंट में यूज हो जाती है। यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स इट विल बी मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उस केस में दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली मूव करते हैं और इन द सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट को आसान बनाती है। एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ये दोनों चीजें कपल हो जाती हैं। हमने जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था उसमें हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में हमने सोडियम आयंस को सेल के बाहर मूव किया था और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर मूव किया था। वो भी एक तरह का ऐसा ट्रांसपोर्ट था जिसमें टू सेपरेट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दे वर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पर उसमें डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी था। इसमें इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है ऐसा कि दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो उसे कहते हैं सिम्पोर्ट। और अगर दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें तो उसे कहते हैं एंटीपोर्ट। तो हम सिम्पोर्ट में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और तो इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक और एग्जांपल है हमारे पास सोडियम एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर। हम इसमें से सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हम उसे बोलते हैं। सिम्पोर्ट मींस साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट पढ़ेंगे हम। ये दोनों जो सिम्पोर्टर्स हैं ये हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, जहाँ पे हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्टेड फूड हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वहां पे ये दोनों पंप उन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में काम करते हैं। और ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। वी विल हैव अ लुक एट द डायग्राम। इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हम देख रहे हैं, सिम्पोर्ट देख रहे हैं। इसमें सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ मूव करेंगे सेल के अंदर, ठीक है। और सोडियम मूव करेगा फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, और ग्लूकोज मूव करेगा फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। यानी ये क्या कहाँ मूव करेगा? डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कहाँ मूव करेगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि सोडियम के मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी ग्लूकोज की मूवमेंट में यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम दिखाई है ये एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है। ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल का ब्रश बॉर्डर है। यानी इस तरफ इंटेस्टाइन है जहाँ पे आपका डाइजेस्टेड फूड आ रहा है। डाइजेस्टेड फूड है जो कि एब्जॉर्ब होना है। कहाँ एब्जॉर्ब होना है? इधर ब्लड है। यानी कि ये हमारा डाइजेस्टेड फूड यहाँ आता है, इसकी डाइजेशन होती है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है सबसे पहले इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की बनी होती है। पहले वो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्ब होता है, फिर वहां से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कि हमारे फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ग्लूकोज उस तरफ से ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज और सोडियम उस तरफ से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाला जो पोर्शन होता है जो ब्लड के कांटेक्ट में होता है सेल का, वो वाला हिस्सा जो ब्लड के कांटेक्ट में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उस हिस्से को कहते हैं बेसल सरफेस। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है बेसल सरफेस की तरफ। ये आप सोडियम पोटेशियम एटीपीएज वो क्या करता है? वो तीन सोडियम आयंस को सेल के बाहर पहुंचा देता है। ये रेड कलर के हैं तीन सोडियम आयंस जो सेल के बाहर पहुंचा देता है वो। और दो पोटेशियम आयंस जो सेल के बाहर होते हैं उनको अंदर ले आता है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कर रहा है और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को सेल के अंदर कम करते जा रहा है। और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसकी मदद से बनता है? एटीपी का खर्चा होता है और एटीपी से एडीपी और पीआई बनता है। तो एटीपी का डायरेक्ट खर्चा हो रहा है क्या बनाने में? सोडियम का ग्रेडियंट जनरेट करने में। यानी कि यहाँ
इस मूवमेंट करने में, यानी कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर लो रखने में एनर्जी का खर्चा हो रहा है, एटीपी का खर्चा हो रहा है। अब ये ग्रेडियंट हो गया जनरेट। तो दूसरी तरफ से क्या होगा, जो एपिकल मेम्ब्रेन है वहां से हमारा सोडियम सेल के अंदर आ जाएगा। ये मूवमेंट क्या हो गई, सेल के बाहर हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की ज्यादा होती है और सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होती है। यानी कि सोडियम विल बी मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर मूव कर रहा है। इसमें एनर्जी का खर्चा हुआ था ना ये ग्रेडियंट बनाते वक्त, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लो करने में एटीपी का खर्चा हुआ था। तो वही वही एटीपी जो यहाँ खर्चा हुआ था, वही ग्रेडियंट अब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सोडियम को सेल के बाहर से हम अंदर ले आ रहे हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। पहले एनर्जी खर्च हुई थी सोडियम को बाहर ले जाने में, अब सोडियम को अंदर ले जाने में एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आने में होगी। सेल ग्लूकोज जो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ, यहाँ पे ऑलरेडी सेल के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है और सेल के बाहर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लो होती है। तो ग्लूकोज को हमने कहाँ से कहाँ मूव करना है, फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम कैसे मूव कर रहा है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई है, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। इट इज कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर, और ये अलाउ करता है द साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सोडियम इज मूविंग डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्लूकोज इज मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हुई। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन कैसे, क्योंकि ये ग्रेडियंट जनरेट करने में, सोडियम को सेल के अंदर लो रखने में एटीपी का खर्चा कौन कर रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। वही ग्रेडियंट किसके काम आ गया, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर के काम आ गया। और फिर उसके बाद जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होना होता है, ग्लूकोज को ब्लड में जाना होता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में तो पहुंच गया वो डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज था, और वो ग्लूकोज जो था वो सेल के अंदर पहुंच गया। अब ग्लूकोज को कहाँ जाना है, अब उसको ब्लड में जाना है। तो ब्लड में जाने के लिए वही वाला ट्रांसपोर्टर जो मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कराया था, GLUT1। तो GLUT1 क्या करता है, वो ग्लूकोज को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ये आपको पता है कहाँ से कहाँ करता है, यहाँ इधर ब्लड में हमेशा ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ये लो है, और इंटेस्टाइन में अभी अभी हमने फूड खाया है, फूड खाने से इंटेस्टाइनल के सेल्स में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ग्लूकोज ब्लड में मूव करेगा, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब इन दोनों सेल्स के बीच में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये बाहर ब्लड में मूव करता रहेगा। यानी ये पैसिव डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी का खर्चा नहीं होना। फ्रॉम ग्लूकोज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव्स फ्रॉम ग्लूकोज टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। एक और एग्जांपल सिम्पोर्टर की, वो है लैक्टोज परमीज। लैक्टोज परमीज को लैक्टोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, लैक्टोज परमीज जो है वो मूव करा रहा है, किसको मूव करा रहा है, लैक्टोज को। अब इस ट्रांसपोर्ट में हम क्या क्या एक साथ मूव कराते हैं, प्रोटॉन्स और लैक्टोज। जो जो लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है, इसी रिशिया कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जो लैक्टोज परमिएज प्रोटीन है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में 417 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये जो लैक्टोज परमिएज है, ये एक प्रोटॉन को और एक लैक्टोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है इसी रिशिया कोलाई के सेल के अंदर, और लैक्टोज को ये मूव करता है फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोटॉन्स को मूव कराता है फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लैक्टोज परमिएज की दो कॉन्फर्मेशन होती, एक होती है E1 और दूसरी होती है E2। E1 जो होता है, इसके पास लैक्टोज को बाइंड करने के लिए लो अफिनिटी बाइंडिंग साइट होती है, एंड इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है दैट फेसेस द इंटीरियर ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल के अंदर की तरफ खुलती है। दूसरी कॉन्फर्मेशन होती है E2। E2 जो है, इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो लैक्टोज को बहुत स्ट्रॉन्ग अफिनिटी के साथ बाइंड करती है, यानी कि इसके पास हाई अफिनिटी लैक्टोज बाइंडिंग साइट होती है, और ये सेल के एक्सटीरियर की तरफ फेस करती है, यानी सेल के बाहर की तरफ फेस करती है। E1 एंड E2 जो है, ये इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं एक दूसरे में, और ये तभी इंटर कन्वर्ट करते हैं जब H पॉजिटिव
या लैक्टोज बाइंडिंग साइट्स, या दोनों फिल्ड हैं या दोनों एम्प्टी हैं। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो प्रोटोन है दैट फर्स्ट बाइंड्स टू E2 आउटसाइड द सेल, तो ये सेल का आउटसाइड है, सेल का आउटसाइड। तो E2 को सबसे पहले प्रोटोन बाइंड करता है एंड फॉलोड बाय, फिर उसको लैक्टोज बाइंड करता है। ये सेल का बाहर का साइड है, दिस इज आउटसाइड। आपको पता है कि जो E2 है उसके पास लैक्टोज को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है और वो सेल के बाहर की तरफ फेस कर रहा होता है। ये पड़ा मेम्ब्रेन में है, पर ये मैंने ऐसे आपको स्टेप वाइज दिखाने के लिए इसकी डायग्राम को ऐसे बताया है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे है लैक्टोज परमिएज, मेम्ब्रेन में है, राइट। तो यहाँ पे इसके पास बाइंडिंग साइट्स हैं। किसके लिए बाइंडिंग साइट्स हैं? एक लैक्टोज के लिए, एक H पॉजिटिव के लिए। इसकी जो E2 कॉन्फर्मेशन है, इसकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो सेल के बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हैं और स्टेप वाइज सबसे पहले इसकी एक साइड के ऊपर जाके प्रोटोन लग जाएगा, दूसरी साइड के ऊपर जाके लैक्टोज लग जाएगा। अब फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास E2, और एक उसके साथ प्रोटोन जुड़ा हुआ है, एक उसके साथ लैक्टोज जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे सो दे आर स्टेप वाइज रिलीज्ड फ्रॉम इनसाइड द सेल। तो जैसे ही ये लैक्टोज को बाइंड करता है, दोनों चीजें जब इसके साथ बाइंड हो जाती हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? E1 में। E1 की अब आपको पता है अफिनिटी क्या है? लो है। किसके लिए? लैक्टोज के लिए, यानी लैक्टोज को ये बाइंड करके रख नहीं सकता। तो ये स्टेप वाइज लैक्टोज को भी छोड़ देता है एक स्टेप में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है E1 प्रोटोन में, फिर वो अगले स्टेप में प्रोटोन को भी रिलीज कर देता है। तो सेल के अंदर दोनों आ गए, लैक्टोज भी आ गया, प्रोटोन भी आ गया, एक साथ आ गए। तो को ट्रांसपोर्ट हुआ। किसका को ट्रांसपोर्ट हुआ? H पॉजिटिव का और लैक्टोज का। किसने किया? इस प्रोटीन ने। कौन सा प्रोटीन? इसका क्या नाम है? लैक्टोज परमिएज। सो इसने दोनों सब्सटेंसेस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। जो E1 है वो वापस अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज कर लेगा E2 में। कब चेंज होता है E1 E2 में? जब इसके पास कोई भी चीज बाउंड नहीं है, जब इसके दोनों साइड्स एम्प्टी हैं, ना इसके ऊपर अभी लैक्टोज बाउंड है, ना इसके ऊपर अभी H पॉजिटिव यानी प्रोटोन बाउंड है, तो ये ट्रांसपोर्ट साइकिल पूरा हो जाता है। तो ये प्रोटोन सेल हमेशा, इसी कोलाई सेल्स हमेशा क्या करते हैं? वो अपने बाहर प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा हाई रखते हैं और सेल के अंदर प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रखते हैं। ये काम करने के लिए, यानी प्रोटोन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए, सेल के बाहर ज्यादा प्रोटॉन्स को रखने के लिए इसी रिशियाकोलाई के पास पंप होता है, जो कि ये एटीपी की हेल्प से ये प्रोटॉन्स को बाहर इकट्ठे करते रहता है। तो जब भी लैक्टोज परमिएज को काम करना होता है तो वो इसी ग्रेडियंट की मदद लेता है और प्रोटॉन्स को फिर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। ये देखा ही आपने कि बाहर की तरफ E2 का बाइंडिंग साइड बाहर की तरफ है, सेल के बाहर से ये प्रोटोन लेता है, सेल के बाहर से ये लैक्टोज लेता है और फिर उसको प्रोटोन को भी सेल के अंदर छोड़ देता है, लैक्टोज को भी सेल के अंदर छोड़ देता है। फिर वापस ये प्रोटोन को जो जो इस इरिशिया कोलाई के पंप होते हैं, सपोज कर लो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई है ये पंप है। ये एटीपी की हेल्प से, यहाँ पे एटीपी का खर्चा होता रहता है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो इस खर्चे पे प्रोटॉन्स बाहर पंप होते रहते हैं, अलग अलग साइकिल में, अलग मैकेनिज्म में, और इसी की वजह से प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बाहर ज्यादा होती है, राइट। ये वाले सिम्पोर्टर में यानी लैक्टोज परमिएज में हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू मूव lactose from the area of low concentration to the area of हाई कॉन्सेंट्रेशन। जो लैक्टोज परमिएज है इसमें ना 12 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं और कनेक्टिंग लूप्स होते हैं जो कि लैक्टोज परमिएज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये सारी की सारी दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस। तो ये जो सारे आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस हैं, यानी कि ये सारे के सारे मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं। और ये सारे जो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लूप्स। इनको हम कौन से लूप कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक लूप्स। और ये लूप्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रोट्रूड करते हैं। कुछ लूप्स कहाँ प्रोट्रूड करते हैं? पेरीप्लाज्म में भी प्रोट्रूड करते हैं। और भी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। तो जैसे कि इसी रिशिया कोलाई में अभी मैंने जो बताया आपको, लैक्टोज और प्रोटोन का ट्रांसपोर्ट, जो लैक्टोज भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके साथ प्रोटोन भी ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह प्रोलीन एमिनो एसिड भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटीन के साथ। उसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इसी तरह ट्रांसपोर्ट होती हैं प्रोटोन के साथ।
ये सारे सिम्पोर्टर्स किसमें होते हैं, इसीरिशिया कोलाई में। तो ये ट्रांसपोर्ट किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट है। उसी तरह इंटेस्टाइन में मैंने आपको सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बताया, तो सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज का सिम्पोर्ट होता है। उसी तरह सोडियम के साथ साथ एमिनो एसिड्स का भी सिम्पोर्ट होता है, वो भी इंटेस्टाइनल के एपिथेलियम में ही प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों भी किस टाइप के ट्रांसपोर्ट्स हैं, these two also are called symports। तो जो मैंने अभी आपको टेबल बताया जिसमें I was telling you that there are many other symporter systems also which are available inside the body, तो उसमें से कुछ और symporters की एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे symporters जैसे कि ये कौन सा symporter है, ये है ये वाला जो symporter है ये है सोडियम फॉस्फेट symporter। तो मैं एंटीपोर्टर से पहले ना 2-3 एग्जांपल्स और सिम्पोर्टर की आपको बता रही हूँ। तो ये जो आपको सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर की एग्जांपल है, ये सिम्पोर्टर कहाँ पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं, ये किडनी में होते हैं, एंड ऑल्सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एंटीरोसाइट्स। तो ये एक एंटीरोसाइट सेल दिखाया है, और ये एंटीरोसाइट सेल की फिर से मैंने जो पीछे आपको सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर में बताया था, ये एपिकल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। तो आप फिर से यहाँ पे वही देख रहे हो, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, ये पंप का काम करता है। ये सोडियम के आयन की कॉन्सेंट्रेशन को सेल के अंदर लो रखने में हेल्प करता है, और बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और अंदर लो होती है, यानी कि ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए एटीपी इज वर्किंग। तो एटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड पीआई। तो ये उसमें से जो फॉस्फेट है आपको पता है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के साइटोप्लाज्मिक डोमेन के साथ जाके लग जाता है, फिर उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। तो सारा मैंने आपको सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के बारे में समझाया था। ये वही वाला पंप यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ। ये पंप का मैं यहाँ पे क्या आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये पंप यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, जिसमें सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो रहती है, और क्योंकि सेल के अंदर सेल के बाहर सोडियम कंसंट्रेशन को हाई रखना होता है। अब ये सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर कैसे काम करता है, ये जो हमारे फूड में, जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो भी सोडियम प्रेजेंट है और जो भी फॉस्फेट प्रेजेंट है, उस दोनों चीजें अंदर आ जाती हैं इस सोडियम फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर के सिम्पोर्टर के थ्रू। तो ये सोडियम को लेके आता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज केप्ट लो इनसाइड द सेल बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। यानी कि जो ग्रेडियंट सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ने जनरेट किया, वही ग्रेडियंट इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द सोडियम फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड टू द लो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो फॉस्फेट है वो कैसे मूव कर रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम के मूवमेंट से जो एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी यूज हो रही है मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट में, फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये एक और ट्रांसपोर्टर की एग्जांपल हो गई सिम्पोर्टर की। नाउ वी कम टू अनदर सिम्पोर्टर जिसका क्या नाम है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर में क्या है, थायराइड ग्लैंड में सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल। तो उन थायराइड फॉलिकल्स की मेम्ब्रेन्स में ये प्रेजेंट होता है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर कैसे काम करता है, उसी तरह सेम चीज है, ये वाला है, दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज क्या कर रहा है, दिस इज मेंटेनिंग द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द सेल। और वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की अंदर मेंटेन कर रहा है, वो किसकी हेल्प से मेंटेन कर रहा है, इसमें एटीपी का खर्चा होता है। तो क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम आयंस के अंदर, तो बाहर से सोडियम आयंस जब अंदर आते हैं तो दे मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम इज हाई आउटसाइड द थायराइड सेल्स। तो वो अंदर आ रहे हैं सोडियम डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो आयोडाइड को मूव करा रही है from the low concentration to the high concentration. That means movement of iodide is against the concentration gradient. ये एपिकल मेम्ब्रेन है और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, और उसमें 2 सोडियम आयन अंदर आते हैं और उसके साथ एक आयोडाइड आयन, 2 सोडियम आयन अंदर आते हैं, उसके पीछे एक आयोडाइड आयन अंदर आता है।
जो इस पंप को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं NIS पंप, सोडियम आयोडाइड। ये सोडियम आयोडाइड सिन पोर्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है। हमारे थायराइड ग्लैंड की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, उसके डायग्नोसिस में ये सिन पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी गो टू एंटीपोर्टर्स। एंटीपोर्टर्स में मैंने आपको सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के बारे में बताया था। एंड एंटीपोर्टर में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स एक साइड मूव नहीं करते। जैसे सोडियम और ग्लूकोज इंपोर्टर में क्या था, सोडियम भी सेल के अंदर जा रहा था, ग्लूकोज भी सेल के अंदर जा रहा था। लैक्टोज और प्रोटोन के सिम्पोर्टर में क्या था, लैक्टोज और प्रोटोन दोनों सेल के अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोर्टर में एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और एक मॉलिक्यूल सेल के बाहर आएगा। तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो जैसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में फिर से वही चीज है, सोडियम पोटेशियम ATPase। फिर से सोडियम पोटेशियम ATPase क्या है, ये एक पंप है जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर लो रखने में और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा रखने में रोल प्ले करता है। यानी कि पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस एंड सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड द सेल। तो ये वाला रेड वाला क्या है, दिस इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या करता है, ये सोडियम आयंस को डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, यानी कि फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। और उससे जो एनर्जी निकलती है वो कैल्शियम आयंस को सेल के बाहर पंप करने में यूज होती है। यानी कि सेल के अंदर से एक्सेस कैल्शियम को बाहर निकाल देना फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड इसको किसके बाहर ले जाना, साइटोप्लाज्म से बाहर, यानी कि सेल के बाहर पंप कर देना। ये कौन करता है, ये एक एंटीपोर्टर करता है। कौन एंटीपोर्टर, इस एंटीपोर्टर का क्या नाम है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो इसमें कैल्शियम जो है दैट इज मूव्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर लो होती है, सेल के अंदर बाहर ज्यादा होती है, तो द कैल्शियम इज मूव्ड फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द outside of the cell. So here the sodium is moving down the concentration gradient, calcium is moving against the concentration gradient and they are moving in the opposite directions. इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोर्टर। तो इसमें 3 कैल्शियम आयंस यहाँ पे शो नहीं किया है, तो यहाँ पे 3 कैल्शियम आयंस जो है वो सेल के बाहर जाते हैं और उसकी एक्सचेंज में एक सोडियम आयन अंदर आता है। सोडियम एक्सचेंजर एक्सचेंजेस 3 कैल्शियम आयंस और 1 सोडियम आयन। और ये एक तरह का कैटायन ट्रांसपोर्टर भी है, क्योंकि ये कैटायंस को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सोडियम कैटायंस को अंदर ले आ रहा है और कैल्शियम भी कैटायंस है, इसको बाहर ले जा रहा है। So this was an example of antiporter. So this finishes our topic of secondary active transport. इस secondary active transport के साथ साथ आपका फोर ट्रांसपोर्टर्स भी डिस्कस हो गए, जिसमें आपको सिम पोर्टर भी दिया हुआ है, एंटी पोर्टर भी दिया हुआ है। वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हमने डिस्कस कर लिए।